हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी विद मोनिका चैनल में मैं मोनिका आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास शब्द निर्माण की प्रक्रिया में हिंदी भाषा में इस टॉपिक का विशेष महत्व है। समास जिसे हम इंग्लिश में कंपाउंड भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समास। देखिए स्टूडेंट्स, समास समास देखिए दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है रखना, यानी कि पास पास रखना, यानी कि शब्दों को पास पास रखने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम मिलाते हैं तो उन दोनों को मिलाने से जो एक नया सार्थक शब्द हमारे सामने बनकर आता है वो समास कहलाता है। उसके बाद आता है हमारे सामने समस्त पद और समासिक पद। अब आप सोचोगे समस्त पद क्या होते हैं, समासिक शब्द क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार दोबारा से इस परिभाषा की तरफ आप देखेंगे। मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक नया शब्द, यानी कि जो दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम मिलाएंगे तो जो एक सार्थक नया शब्द बनकर हमारे सामने आएगा वो हमारा समस्त पद कहलाता है, यानी कि इसको हम समासिक शब्द भी कहते हैं। यानी कि समासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द ही समस्त पद कहलाता है। अब हम इसको थोड़े से उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिखा है गंगा का जल। गंगा का जल मैंने उदाहरण लिया है। अब इसका देखिए पहला पद समास में पहला पद जो होता है उसे हम पूर्व पद बोलते हैं, और जो दूसरा पद आता है यानी जो बाद में पद आता है उसको हम उत्तर पद बोलते हैं। यानी पहला पद क्या है यहाँ पर, गंगा, और दूसरा पद क्या है, जल। यानी कि ये दो शब्दों के मेल से बना है। यहाँ पर दो पद आए हैं जिससे एक नया शब्द बना है हमारे सामने, गंगा जल। यानी गंगा का जल जो है वो हमारा विग्रह हो जाएगा। यानी कि गंगा जल का जब हम विग्रह करेंगे तो हमारे सामने ये बनकर आएगा गंगा का जल, तो ये समास विग्रह भी हो जाएगा। यानी कि समास की प्रक्रिया वो है जहां पर हम पूर्व पद और उत्तर पद यानी पहला पद और उत्तर पद मिलाने से, यानी दोनों को मिलाने से एक नया शब्द जब बनेगा वो हमारा समास कहलाएगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं। हमारे सामने मैंने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हाथ के लिए कड़ी। हाथ के लिए कड़ी यानी हथकड़ी। अब हथ जो है वो पूर्व पद है, कड़ी जो है उत्तर पद है। यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद यानी इन दोनों को मिलाकर, यानी इस पूरे पद को, जो हमारे सामने पूरा पद बन रहा है, इसको हम समस्त पद कहेंगे, जो मैंने आपको ऊपर समझाया है, समस्त पद। यानी कि इन उदाहरणों के जरिए आप समझ सकते हैं कि समास में आगे आगे जो आपको परिभाषाएं मैं बताऊंगी कि इसकी जो प्रकार हैं, समास के जो प्रकार हैं 6 प्रकार के होते हैं, उनमें मैं आपको परिभाषाओं में आपको समझाऊंगी कि किस जो समास की प्रकार में कौन सा पद प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद प्रधान है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास कौन सा पद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद कि समास के प्रकार कितने होते हैं। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे समास के प्रकार। कितने समास के प्रकार होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार जो है वो है तत्पुरुष समास। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। इस पद में दूसरा पद प्रधान होता है जो उत्तर पद होता है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी पहले बताया ही है कि पूर्व पद पहला पद होता है और उत्तर पद जो होता है वो दूसरा पद होता है। तो यहाँ पर परिभाषा में क्या पद प्रधान हो रहा है? इस पद में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी जिसको हम उत्तर पद बोलते हैं। और इसमें पूर्व पद यानी जो पहला पद है वो गौण होता है। गौण मतलब उसका लोप होता है, यानी उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती। सारा सेंटेंस जो इसके आएंगे या इसके जो शब्द आएंगे वो उत्तर पद से रिलेटेड ही आएंगे, उत्तर पद पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जितने भी मैं आपको समास के प्रकार करवाने वाली हूँ वो मैं आपको विद ट्रिक्स करवाने वाली हूँ। यानी हर समास के जो प्रकार होगा उसके साथ मैं आपको एक ट्रिक दूंगी। उस ट्रिक से क्या होगा, आपको जो समास है वो बहुत ही इजीली वे में लर्न हो जाएंगे। आपको याद रहेंगे कि किस समास में क्या चीज मेन है। तो सबसे पहले इसकी ट्रिक देख लेते हैं तत्पुरुष समास की। सबसे पहले क्या है, कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, की जो तत्पुरुष समास है इसमें कारक की विभक्तियां, कारक
आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो कारक, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये इनकी विभक्तियां हैं कारक की। तो जो ये तत्पुरुष समास है, इसमें कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। सबसे पहला ट्रिक तो यही है। दूसरी ट्रिक क्या है? समस्त पद बनाते समय कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी जब हम एक नया शब्द बनाएंगे तो ये कारक विभक्ति जो है वो लुप्त हो जाएगी, उसके बीच में से कट हो जाएगी। एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझा रही हूँ। उदाहरण देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा गंगा का जल, ठीक है। अब जल कैसा है, किसका है? गंगा का। तो का क्या है? का के की संबंध कारक आ रहा है ना, बीच में कारक विभक्ति लगी हुई है। का जो है वो कारक है, लेकिन जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो कारक विभक्ति लुप्त हो जाएगी। तो हमारे सामने क्या वर्ड बनेगा? गंगा जल, ठीक है। हमारे सामने क्या बन गया? यानी कारक विभक्ति, जब हमने इसको समस्त पद बनाना, यानी हम एक नया शब्द बनाएंगे तो कारक विभक्ति जो है वो लुप्त हो जाएगी, कट जाएगी, हमारे पास वर्ड बन के आएगा गंगा जल। ये तो था हमारा तत्पुरुष समास, जो मैंने आपको भी ट्रिक्स बताया है कि कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। सबसे पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक ये है कि जब हम समस्त पद बनाएंगे, नया शब्द बनाएंगे, तो कारक विभक्ति जो है बीच में से कट हो जाएगी और हमारे सामने जो है वो एक नया वर्ड बनकर आएगा। अब हमारा इसका दूसरा प्रकार देख लेते हैं। दूसरा प्रकार क्या है समास का? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इस समास में एक पद यानी पूर्व पद, पहला पद मैंने आपको बता रखा है कि पूर्व पद होता है, दूसरा जो होता है वो उत्तर पद होता है। इसमें एक पद यानी पूर्व पद, यानी पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, और उत्तर पद यानी दूसरा पद जो है वो विशेष्य होता है। अब आप कहोगे विशेषण विशेष्य आपने पढ़े हुए हैं। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। और विशेष्य क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम के जो शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही होती है, उनको विशेष्य कहते हैं, ठीक है। इसमें एक पद पूर्व पद जो यानी है वो विशेषण होता है, और उत्तर पद यानी दूसरा पद जो है वो विशेष्य होता है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि ट्रिक क्या है। नंबर 1 पे ट्रिक क्या है? वही चीज मैंने आपको बताई है कि पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा। तीसरी देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए ट्रिक, कर्मधारय समास को पहचानने की ट्रिक, कि विग्रह करने पर बीच में है जो के समान शब्द आते हैं, यानी कि वो शब्द जिसमें है जो आ जाए या के समान यानी तुलना की जाए, तो वहां पर क्या आ जाता है? हमारा कर्मधारय समास। उदाहरण देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कमल नयन, यानी कि नयन कैसे हैं? कमल जैसे हैं, के समान, ठीक है ना। नयन किसके समान है? कमल के समान। इसके बीच में हमने जब इसका विग्रह किया तो क्या आया? कमल है जो नयन। अब यहाँ पर है जो आ गया, और मैंने ट्रिक में भी आपको यही चीज समझाई थी कि जहां पर है जो या के समान आ जाता है, वहां पर हमारा कर्मधारय समास होता है। यानी कि कमल है जो नयन, है जो यहाँ पर आ गया, ये आपने ट्रिक याद रखनी है इसकी कि ये कर्मधारय समास ही होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रकार। अब हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे। तीसरा प्रकार देखिए क्या है? द्विगु समास। समास का तीसरा प्रकार है द्विगु समास। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होते हैं। संख्यावाची मतलब नंबर्स होते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। देखिए कैसे? वह समास जिसके पूर्व पद मैंने आपको बताया पहला पद जो है वो संख्यावाची होगा। कैसे? एक ट्रिक देख लेते हैं इसकी। वही है ट्रिक इसकी कि पहला जो शब्द होगा वो संख्या वाला ही होगा, वो द्विगु समास का ही प्रकार है। तो उसके बाद उदाहरण देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है नवरत्न। नवरत्न, अब देखिए नवरत्न, नव यानी पहला पद है, पूर्व पद है। पूर्व पद क्या है? संख्यावाची। नव मतलब 9, संख्यावाची, तो ये द्विगु समास हो गया। यानी कि जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, इसकी यही ट्रिक है कि जिसका पहला पद, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होगा, वो हमारा द्विगु समास ही कहलाएगा। नवरत्न हो गया, चौराहा हो गया, अष्टाध्यायी, पंजाब, जिनमें पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाची होगा, वो हमारा द्विगु समास होगा। उसके बाद हमारा फोर्थ देख लेते हैं। चौथा समास क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व क्या होता है? इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कोई झगड़े की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमने झगड़ा नहीं करना। यहाँ पर इसकी परिभाषा देखेंगे क्या बनेगी द्वंद्व समास की, कि जो हमारा समस्त पद बन के आएगा, जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं तो एक जो नया सार्थक शब्द बन के आता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में आए हुए जब दोनों पद प्रधान हो, ये एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। दोनों का समान भाग होता है द्वंद्व समास में।
समास पद में आए हुए जब दोनों पद प्रधान हो यानी बराबर हो, इक्वल हो, वो द्वंद्व समास कहलाता है। इसकी ट्रिक्स देख लेते हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं इसकी। पहली ट्रिक देखिए, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत मतलब अलग अलग होते हैं, ये नहीं कि दोनों पद समास होंगे। पहले वाला पद भी डिफरेंट होगा, दूसरा भी डिफरेंट होगा। उसके बाद सेकंड देख लेंगे, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह आपने विराम चिन्हों में पढ़ा है। योजक चिन्ह ये वाला निशान होता है, इस तरह, ये हमारा योजक चिन्ह होता है। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगता है। तीसरी ट्रिक क्या है इसकी, इसके विग्रह के समय यानी जब हम इसको तोड़ते हैं, इसका विग्रह करते हैं, उस समय योजक चिन्ह को हम हटा देते हैं और उसकी जगह हम क्या प्रयोग करते हैं, और। तो अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है माता पिता। अब आप देखिए इधर, माता पिता के बीच में क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, ये नहीं है कि आप ये देखोगे कि बस योजक चिन्ह लगा हुआ है तो ये हमारा द्वंद्व समास है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों की क्या चीज ध्यान रखनी है कि दोनों पद यानी पहला पद पूर्व पद और जो दूसरा पद है उत्तर पद, दोनों विपरीत होने चाहिए, एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण है माता पिता। तो यहाँ पर जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये योजक चिन्ह जो होता है वो हट जाता है, उसकी जगह जो है ये और प्रयोग हो जाता है। तो हमारा समास इसका विग्रह करके क्या आया, माता और पिता। ये जो उदाहरण है ये हमारा है द्वंद्व समास का। अब हम इसके बाद करेंगे पांचवा समास, हमारा बहुव्रीहि समास। ये स्टूडेंट्स फिफ्थ हमारा जो फिफ्थ प्रकार है समास का वो है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। इस समास में जब दोनों पद मिलकर जब किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं, यानी कि ये इकलौता ऐसा समास है और वेरी इंपॉर्टेंट समास है कि इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, ना यानी कि ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें किसी तीसरे पर्सन की बात की जा रही होती है। देख ले, एक उदाहरण के जरिए देखते हैं। देखिए नीलकंठ। ठीक है, मैंने उदाहरण लिया नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका। अब नीला कंठ किसका होता है, भगवान शिव का, अर्थात शिव। यानी कि इसमें ना नीला ना कंठ, दोनों ही पद प्रधान नहीं है, यानी किसी तीसरे की बात हो रही है, यानी शिव जी भगवान की बात हो रही है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। इसके ट्रिक्स देख लेते हैं एक बार। ट्रिक नंबर 1 है, कोई पद प्रधान नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया, ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। सेकेंड ट्रिक देख लेते हैं, किसी तीसरे पद की बात हो रही होती है, यानी किसी तीसरे पर्सन की बात हो रही, किसी तीसरे पद की बात हो रही होती है। और फिर तीसरा जो ट्रिक है इसकी ध्यान से देखेंगे आप कि विग्रह जब हम करते हैं, जैसे नीलकंठ है और जब मैंने इसका विग्रह किया तो विग्रह में जिसका या जिसके जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, कर्मधारय में मैंने आपको बताया था है जो के समान शब्द आते हैं तो कर्मधारय होगा, लेकिन जहाँ ये बहुव्रीहि समास में जिसका या जिसके शब्द आ जाते हैं विग्रह करने पर तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं एक बार, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जिसका आ गया। यहाँ पर ट्रिक में भी मैंने आपको बताया था जिसका जिसके आएगा वो बहुव्रीहि समास होगा। तो यह जो है, अब मैंने यहाँ पर नीलकंठ जो शब्द लिया है, नीलकंठ जो हमारा शब्द है ये बहुव्रीहि का भी उदाहरण है, एक चीज ध्यान से सुनेंगे, और ये कर्मधारय का भी उदाहरण बन सकता है। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा नीलकंठ। अब हमने बहुव्रीहि का उदाहरण क्या बनाया, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, लेकिन कर्मधारय में भी आ सकता है ये कि नीलकंठ अगर विग्रह में आ जाता है, नीला है जो कंठ, है जो आ गया उसमें, नीला है जो कंठ, तो वहां कर्मधारय समास होगा। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जहां पर जिसका जिसके आता है विग्रह करने पर वो बहुव्रीहि समास होगा, लेकिन जहां पर है जो और के समान शब्द आ जाते हैं वहां पर हमारा कर्मधारय समास होगा। इस चीज में आप बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें। उसके बाद हमारा जो लास्ट है, छठा प्रकार जो है समास का, वो है अव्ययी भाव समास। कौन सा है, अव्ययी भाव समास। इसे देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास का समस्त पद अव्यय का बोध कराए। समस्त पद मैंने आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम मिलाते हैं उसका एक नया सार्थक शब्द बनता है तो वह समस्त पद कहलाता है। अब इसका क्या है कि जिस समास का समस्त पद जो है वो अव्यय का बोध कराता है, यानी कि इसका पूर्व पद यानी पहला पद यहाँ पर प्रधान होता है। ठीक है, उसको हम आगे ट्रिक के जरिए या उदाहरण के जरिए समझते हैं। पहले ट्रिक देख लेते हैं। इसका पहला पद उपसर्ग होता है।
स्टूडेंट्स, उपसर्ग प्रत्यय की मैंने वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आपको उपसर्ग प्रत्यय नहीं समझ आए हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर उपसर्ग देखिए। उपसर्ग आपको पता है उपसर्ग क्या होते हैं, जो पहले अक्षर जोड़ते हैं, पूर्व पद में आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है प्रति, आ, यथा, बे, हर, अनु। अब इसमें से यथा ले लेती हूँ मैं, यथाशक्ति, यह व्ययी भाव का आ जाएगा उदाहरण। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथा मतलब होता है के अनुसार। यानी कि इसकी ट्रिक यही है कि इसका जो पहला पद होगा, जो पूर्व पद होगा, वो हमारा उपसर्ग ही होगा। ठीक है। अब एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि एक ही शब्द कई बार आने पर अव्ययी भाव समास ही होगा। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हाथों हाथ, लिखा हुआ है यहाँ पे हाथों हाथ, तो इसका क्या बनेगा, हाथ प्लस हाथ। अब एक चीज आपको ध्यान में आ रही है, मैंने द्वंद्व समास करवाया था अभी आपको। तो द्वंद्व समास में क्या था, उसमें भी योजक, अब इसमें योजक चिन्ह आ रहा है, उसमें भी योजक चिन्ह आ रहा था। अब मैंने आपको कहा था कि योजक चिन्ह हटाकर उसको और लगा देते हैं, यानी जहां पर ये नहीं आपने देखना कि जहां पर योजक चिन्ह लगा तो वो द्वंद्व समास ही होगा, ऐसे नहीं है बच्चे। ये चीज तो है ही है कि जो उपसर्ग होगा वो तो अव्ययी होगा होगा, लेकिन साथ के साथ अगर दो शब्द एक जैसे आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हाथों हाथ यानी हाथ प्लस हाथ, दिनों दिन यानी दिन दिन। अब देखिए इसका पूर्व पद भी और उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद दोनों समान है, विपरीत नहीं है। जहां विपरीत होते हैं जैसे माता पिता दाल रोटी, वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। लेकिन जहां पर सेम सेम आ जाते हैं यानी समान आ जाते हैं वर्ड या शब्द, वहां पर हमारा हमेशा अव्ययी भाव समास ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण एक और ले लिया, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे दोनों यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान है, विपरीत नहीं है, अलग अलग नहीं है, तो ये हमारा अव्ययी भाव समास भी होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक समास। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से विद ट्रिक्स समझ आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।